मैं वीणा जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन कन्या तुलसी नगर भोपाल। आज भूगोल विषय के कक्षा 12वीं के अध्याय 5 प्राथमिक क्रिया के बारे में यहाँ जानेंगे। हमें अपने जीवन में चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ते हैं। वह कार्य होते हैं हमारे आर्थिक कार्य, और वह कार्यों को मानव के जो कार्यकलाप जिसमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। हमें अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास को पाने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं करना पड़ती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग के विषय में बताते हैं। प्राथमिक क्रियाएं में ज़्यादा हमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और यह प्रकृति से संबंधित यानी भूमि से संबंधित हम कृषि कार्य कर सकते हैं, जल से संबंधित यानी हम मत्स्य पालन का कार्य कर सकते हैं, वनस्पति से संबंधित यानी हम कंदमूल, फल और वन संपदा को एकत्रीकरण का कार्य कर सकते हैं, भवन निर्माण में छोटे छोटी चीज़ें निर्मित कर सकते हैं, और खनिजों का उपयोग में खनन कार्य कर सकते हैं। आज से 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देश की जो जनसंख्या थी वह प्राथमिक कार्य में ही संलग्न थी। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। मछली पकड़ने का कार्य आपको एक सोच आएगा कि कहाँ पे संपन्न होता होगा, तो मत्स्य पालन का कार्य तटवर्ती क्षेत्रों में संपन्न होगा, मैदानी क्षेत्रों में नहीं होगा, क्योंकि मछली या तो नदी के तटों पर पाई जाएगी या समुद्र के तटों पर। मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य ही होगा। तो प्राथमिक कार्य के लिए वहाँ का भौतिक और सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों को जो अपने कार्य को घर से बाहर होने के कारण इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो आप उसका आंसर देंगे कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्रियाकलापों में आज जानेंगे आखेट एवं भोजन संग्रह के बारे में। मानव सभ्यता के प्रारंभिक युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट करके और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल फल एकत्रित करके। जब आदिम अवस्था में हम सभी थे, उस समय जब हमारा तकनीकी ज्ञान विकसित नहीं हुआ था, तब हम 2 कार्य करते थे। एक तो अपने समीप के जंगलों में पशुओं को मारकर आखेट यानी शिकार का कार्य करते थे। दूसरा, जो वृक्ष आदि होते थे उनसे खाने योग्य हम पौधों को इकट्ठा करके और जमीन के अंदर से कंदमूल फल आदि को एकत्रित कर लिया करते थे और अपना भोजन करते थे। आदिकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अति गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया, तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकट अवस्था में हैं। क्या हुआ, जब
आखेट वाला कार्य तकनीकी विकास हो गया तो लोगों ने इतना अधिक मात्रा में आखेट शिकार किया कि कई जातियां उससे विलुप्त हो गई और कई जातियों के प्रति संकट आ गया। प्राचीन काल में आखेट पत्थर, लकड़ी या औजार के बने होते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में तो शिकार पर प्रतिबंध ही लगा दिया गया है। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र, शरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, शरण यानी आवास की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता है। किसमें? प्राथमिक व्यवसाय में, जो आदिकालीन ढंग से करते हैं। जो मिजोरम की महिलाएं हैं जो संतरे को इकट्ठा कर रही हैं, और ये जो मानचित्र है इसमें आदिमकालीन समय में जो संग्रह का कार्य होता था तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, और यूरोप और एशिया के भी उत्तरी भाग में, और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में यह कार्य अच्छे से किया जाता था। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांशों के क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कनाडा, अभी आपको मानचित्र में बताया था, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली क्षेत्र आते हैं, और निम्न अक्षांशों में, जिनमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में क्या हो गया है? व्यापारीकरण हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल, औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग पुनैन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, कॉर्क बनाने में, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, कांतिवर्धक वस्तुएं यानी सौंदर्य की वस्तु बनाने के लिए करते हैं। रेशे को कपड़ा बनाने में, और जो फल होते हैं, दृढ़ फल होते हैं, उनसे भोजन एवं तेल बनाते हैं। और पेड़ के तनों का उपयोग ये लोग रबड़ बनाने में, गोंद बनाने में करने लगे हैं। तो हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, आखेट है, यह 2 तरह से है। प्राचीन लोग जो अपने लिए संग्रह करते थे जीवन निर्वाह के लिए, और दूसरा व्यापारी ढंग से आखेट या भोजन संग्रह, जो कि व्यापारिक ढंग से उसका दवाइयों आदि में प्रयोग करने लगे हैं। च्युइंगम के बारे में तुमने सुना होगा, तो लगता होगा ये हम बाद में चबाते हैं तो ये प्लास्टिक की कोई चीज़ है। नहीं, च्युइंगम जेपोटा वृक्ष के दूध से बना हुआ एक पदार्थ होता है, जो कि जिनको च्युइंगम के रूप में हम उपयोग करते हैं। अब जानेंगे हम विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। अगला प्राथमिक क्रिया है पशुचारण। पहला हमने जाना आखेट और भोजन संग्रह, दूसरा है पशुचारण। आखेट पर निर्भर रहने के बाद समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशु व्यवसाय
के विषय में सोचा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मानव का जब भरण पोषण करने में उन्हें परेशानी आने लगी तो उन्होंने पशुचारण शुरू किया। उन्होंने विभिन्न जलवायु वाली दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान में समय में पशुपालन व्यवसाय दो तरह से किया जाता है, एक निर्वहन की दृष्टि से और एक व्यापारिक स्तर पर। तो जो निर्वाह की दृष्टि से है वो चलवासी पशुचारण है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसमें पशु चालक अपने भोजन, वस्त्र और आवास या शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। वो अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इन पशु चालकों को वर्गों में अपने अपने निश्चित चारागाह के क्षेत्र होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रीष्म काल में ये पशु चालक कहाँ चले जाते हैं, पर्वत के ऊपर चले जाते हैं, और शीतकाल में ये पशु चालक मैदान में आ जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका का क्षेत्र है वहाँ पर गाय बैल पाले जाते हैं, और सहारा का जो मरुस्थल है ये भी अफ्रीका में है। ये एशिया के और एवं एशिया का जो थार मरुस्थल है वहाँ पर भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। तिब्बत का एंडीज पर्वत भागों में याक और लामा पाला जाता है, और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाला जाता है। रेंडियर कहाँ पर, जो बर्फ वाला शीत वाला क्षेत्र होता है, तिब्बत वाला पर्वतीय क्षेत्र भी जहाँ पर है वहाँ पर लाक, लामा और रेंडियर को आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन से जानवर पाले जाते हैं, तो आप बताएंगे याक, लामा और रेंडियर पाले जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भेड़, गाय, बकरी आदि, ऊंट आदि पाले जाते हैं। चलवासी पशुओं की 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनका पहला क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता है, हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप में है। तो ये आपको नक्शे में यहाँ पर मिलेगा द्वीप वाला। ये जो चलवासी है ये एशिया वाला क्षेत्र, अफ्रीका वाला क्षेत्र और ये स्टेपी घास का मैदान वाला जो क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र पशुचारण के लिए ही विख्यात है। अब जानेंगे वाणिज्यिक। और ये जो पशुचारण है, ये पशुचारण 2 प्रकार से होता है कि नए चारागाहों की खोज में जो चलवासी पशुचालन होते हैं वो समतल मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मियों में ये मैदानी भाग से पर्वतीय भाग चरागाह की ओर चले जाते हैं, और शीतकाल में ये पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं। इनकी गतिविधि को ऋतु प्रवास, आपके में प्रश्न आएगा ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, तो जो चरागाह वाले चरवाहे शीतकाल में पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं, ग्रीष्मकाल में पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं और शीतकाल में मैदान में आ जाते हैं, उनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय पर्वत क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया ये जनजाति हैं। ये लोग काय का काम करते हैं, ये चरवाहे का काम करते हैं। आप लोगों से प्रश्न आएगा चरवाहे जनजाति के नाम बताइए, तो आप गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोग का नाम लिखिएगा। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में
दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। इनको परेशानियां भी आती हैं। चलवासी पशुचालकों की संख्या अब घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रफल अब क्या हो गया है, एक राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है, और दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्ती की योजना बनी है। दूसरा है वाणिज्यिक पशुपालन। वाणिज्यिक पशुपालन से मतलब है कि जो पशुपालन होता है वह अपने जीवन यापन के अतिरिक्त व्यापारिक ढंग से उसको किया जाता है। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्यिक पशुपालन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हुआ है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्रों में छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और एक बाड़े में एक ही किस्म के पशुओं को रखा जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की क्षमता पर ही निर्भर रहती है, अनुसार रखी जाती है। एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े ही होते हैं। जो व्यापारिक पशुचालन है वह किन पशुओं के लिए होता है? सिर्फ भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े। और व्यापारिक ढंग से क्या होता है? इनसे मांस, खाल, ऊन और दूध को प्राप्त किया जाता है और उनको व्यवस्थित बंद करके कहाँ भेजा जाता है? डिब्बे में बंद करके वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इनमें प्रमुख पशुओं का प्रजनन कार्य और उनकी जेनेटिक सुधार कार्य और एवं उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? ये विश्व के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जो आपको मानचित्र में दिख रहे हैं, ये अर्जेंटीना है ना, ये यूरेलिया और इन विश्व के देशों में ये किया जाता है। तो आज आपने अपने इस प्राथमिक क्रियाओं में यहाँ पर पशु चारण और आखेट एवं भोजन संग्रह दो चीज़ों को जाना और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।